हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेकर के। यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें आज क्लास है हमारी 7। इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी हैं 6, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना, और प्लीज़ सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा जो चैनल है वो डाउन की तरफ चला गया है कुछ दिन क्लास नहीं होने की वजह से। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए, तो ये अपनी लाइन पर आ जाएगा, ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकूँ। जो भी सुन रहे हैं वो बहन भाई आगे ज़रूर उसको ध्यान रख लेना। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ही कीमती है और मेरा भी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कहन श्याम संदेश। 1 मिनट पेन ले लेते हैं हम। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां अष्ट छाप के किस कवि की हैं? ये जो पंक्ति यहाँ पे दे रखी है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, ये किस कवि की है ये काव्य पंक्तियां? अष्टछाप। तो ये जो पंक्तियां हैं नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास या फिर कृष्णदास, तो ये पंक्तियां किसने बोली हैं? नंददास ने बोली हैं। ठीक है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो। नंददास की अगर हम बात करें तो ये गोस्वामी विठल नाथ के शिष्य थे, गोस्वामी विठल नाथ के शिष्य थे नंददास जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नंददास की दूसरी रचनाएं भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, इसके अलावा भंवर गीत। इन्होंने देखो भंवर गीत लिखा है यहाँ पे, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, भंवर गीत। वैसे एक भ्रमर गीत के नाम से जो रचना है वो सूरदास ने लिखी है। ये भ्रमर गीत की जो कड़ी है उसमें बहुत सारे लोगों ने, तुलसीदास ने भी, बल्कि भंवर गीत नाम से बहुत अलग अलग थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट करके भंवर गीत, भ्रमर गीत, है ना, इस तरीके से रचनाएं की हैं। रुक्मणी मंगल और सुदामा चरित। ठीक है, ये जो सारी रचनाएं हैं वो किसकी हैं? नंददास जी की हैं। यहाँ पर मैंने व्याख्या इसीलिए थोड़ी रखी है जो इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में एक जीवनी है प्रेमचंद जी की, जो कि शिवरानी देवी ने लिखी है, उनकी पत्नी ने। इसके अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? जो प्रेमचंद घर में जीवनी है ये शिवरानी देवी ने उसमें बताया है कि 2 जो पत्र थे जिनको प्रेमचंद जी चला रहे थे, वो उनकी बंद होने की नौबत आ गई थी, मतलब उनके लिए पैसा नहीं था उनके पास में। तो वो उन पत्रों का खर्चा उठाने के लिए प्रेमचंद जी कहाँ जाते हैं? बम्बई फिल्म कंपनी में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की योजना बनाते हैं। तो ये किन 2 पत्रों को काम के लिए खर्चा उठाने की बात कर रही हैं? जमाना और हंस, जागरण और हंस, या जागरण और जमाना, या माधुरी और चांद। ये 2 कौन से पत्र हैं जिनके लिए वो क्या करते हैं? बम्बई जाते हैं या सोचते हैं? तो ये जागरण और हंस। ठीक है, जागरण और हंस ये 2 पत्र हैं जिनके खर्चे उठाने के लिए वो बम्बई फिल्म में काम करने की योजना बनाते हैं। प्रेमचंद घर में के अनुसार जागरण और हंस पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं। प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक कौन है? शिवरानी देवी हैं, जो उनकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी उनकी, एक पहले पत्नी थी, उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं थी, है ना, यही कारण बताया गया है। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही लिखी थी। क्या लिखी थी? अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही नाम से, तथा मदन गोपाल ने इनकी जीवनी लिखी थी कलम का मजदूर नाम से। ठीक है, इनको भी याद रख लेना। कलम का मजदूर किसकी है? तो ये मदन गोपाल की है। और कलम का सिपाही किसकी है? अमृत राय की है। ठीक है, और अमृत राय इनके बेटे का ही नाम था जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी। पत्नी ने भी लिखी थी, बेटे ने भी लिखी थी, और मदन गोपाल ने भी लिखी थी कलम का मजदूर नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पिता कहानी। पिता कहानी के पिता ने, जो पिता कहानी के अंदर जो पिता दिखाए गए हैं, जो प्रस्तुत किए गए हैं, उन्होंने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है।
रामायण, महाभारत, गीता, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और गीता। देखो यहाँ पे आंसर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इसमें आंसर नहीं लगाया है, वो मैंने पहले ही हटा दिया था, क्योंकि आंसर आपको नहीं दिखना चाहिए। अगर आप सामने से कर रहे हो तो आपको खुद से करना चाहिए पहले। तो पिता कहानी के पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के अपने 35 वर्ष काट दिए थे? ये कौन सी पुस्तक है, कौन सी दो पुस्तक वो पढ़ते थे? तो ये थी रामायण और गीता, जो कि हम सभी को भी पढ़नी चाहिए। बाकी आगे दे रखा है पिता कहानी के जो लेखक हैं वो ज्ञान रंजन है, इनका नाम याद रखना है। ज्ञान रंजन 7वें दशक के यशस्वी कथाकार हैं। इन्होंने घंटा, बहिर्गमन, अमरूद, फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी तथा पिता जैसी कहानियों के माध्यम से हिंदी कहानी लेखन को नया स्वरूप प्रदान किया था। फेंस के इधर उधर जो ये इनका कहानी संग्रह है, इसी में ही इन्होंने अपनी पिता कहानी को संकलित किया है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन आपको बताने हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से हैं? कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है, ये ऐसा कहते हैं, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का जो मूल स्रोत है वो क्या है? लोक जीवन है, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। बी की अगर बात करें, कुबेरनाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? तो ये इसमें ये सही नहीं है, बल्कि वैसे ही ललित निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय जी, लेकिन रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं, ऐसा ये सही नहीं है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। ये क्या कह रहा है? कुबेरनाथ राय के जो निबंध हैं उनके अंदर मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं। जो कुबेरनाथ राय जी हैं वो निबंधों को क्या मानते हैं? एक बौद्धिक कर्म मानते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और वैसे ये सही भी है, कहीं ना कहीं हर किसी को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो निबंध या कोई भी रचना हो वो कहीं ना कहीं हमारा बौद्धिक कर्म ही है, जिसके अंदर बुद्धि होगी ना वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता इसको। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं, ये बात तो नहीं है, गलत है। ठीक है, ए, सी और डी हमारे यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं। इनके बारे में आगे देखते हैं। इनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं किसके? कुबेरनाथ राय के, बहुत पूछे जाते हैं। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह कौन से हैं? तो रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी। ठीक है, महाकवि की तर्जनी, त्रेता का वृहद मास, मराल, उत्तर कुरु, आगम की नाव। ठीक है, इनके प्रमुख निबंध संग्रह कौन से हैं? रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, त्रेता का वृहद मास, मराल, उत्तर कुरु, आगम की नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 5th क्वेश्चन, कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? बताइए। जैन आचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र या फिर सारंगधर? तो कुमारपाल प्रतिबोध ये किसकी है? सोमप्रभ सूरी की रचना है। ठीक है, सोमप्रभ सूरी की रचना है। इसके बारे में देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। सोमप्रभ सूरी की रचना है, गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। ये जो इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, ये गद्य पद्य मिश्रित है, ये ध्यान रख लेना। गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है, संस्कृत और प्राकृत दोनों मिश्रित है। जबकि जैन आचार्य मेरुतुंग ने क्या लिखा था? प्रबंध चिंतामणि। ऊपर जैन आचार्य मेरुतुंग का नाम दे रखा है, उन्होंने लिखा था प्रबंध चिंतामणि। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने संस्कृत भाषा में की थी। प्राकृत के पाणिनि किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है प्राकृत के पाणिनि। इन्होंने हेमचंद्र के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? तो सिद्ध हेमचंद्र, शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण और छंदो अनुशासन। ये प्राकृत के पाणिनि जो हेमचंद्र है उनके ग्रंथ हैं। ठीक है, सिद्ध हेमचंद्र, शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण और छंदो अनुशासन। इनको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना।
जो हमारे ये आज मैंने जो व्याख्या ऐड करी है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मेरा बहुत मन था कि मैं व्याख्या ऐड करूँ, मैं वेट कर रही थी आप लोग कमेंट करें, लेकिन कोई कमेंट नहीं कर रहा है। अभी ज़्यादा देखते नहीं है बच्चे, कोई बात नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो मुझे विश्वास है कि मेरी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर आपको ये क्लास पसंद आएंगी। तो उस हिसाब से मैंने व्याख्या ऐड कर दी है अपने मन से, है ना। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में हैं? सुदामा पांडे धूमिल की ये कविताएं हैं जो कि हमारे सिलेबस में दे रखी हैं। तो ये किस जो संग्रह है, कविता संग्रह है, काव्य संग्रह, किस में है ये? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये किसमें है? संसद से सड़क तक है, संसद से सड़क तक। तो इसमें थोड़ा सा आगे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सुदामा पांडे धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इस काव्य संग्रह में संकलित हैं। जबकि कल सुनना मुझे जो इनका काव्य संग्रह है ये 1967 में प्रकाशित हुआ था। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी। ये इनके अन्य काव्य संग्रह, इनको याद रख लेना। और ये इनके मेन है ना, मेन है। और दूसरे ये हैं दिनारंभ 1967 ईस्वी, नहीं ये इन्हीं के हैं भाई, है ना, मुझे लगा आगे भी इनके दे रखे हैं। दिनारंभ 1967 ईस्वी, माया दर्पण 1967 ईस्वी, जल सागर, एक मिनट, जल सागर 1973 है ये, 1973, ठीक है। जल सागर 1973 ईस्वी तथा मगध को आपने कभी सुना होगा, लेकिन दिनारंभ, माया दर्पण, जल सागर तथा मगध, ये चारों के चारों किसके हैं? तो ये श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह हैं, इनको भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल पायही सु कैसे कट पाए है में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार आपको बताना है। घनानंद की पंक्ति है, ये भी ध्यान रख लेना। काहू कल पायही सु कैसे कट पाए है, इसमें कौन सा जो है अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा, रूपक, यमक और श्लेष दे रखा है, तो इसमें यमक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसमें आगे देख लेते हैं हम क्या दे रखा है। यमक अलंकार जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है। अनुप्रास अलंकार जो होता है, देखो अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है। किसकी होती है ये आपको पता होगा, उसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ण की आवृत्ति होती है। लेकिन जो यमक होता है उसके अंदर शब्द की आवृत्ति होती है, ठीक है। एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अर्थ भी हर बार उसका क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, तब यमक अलंकार होता है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं कौन कौन सी? सुजान सार, इश्क लता, ठीक है, इश्क लता, और एक इश्क नामा है जो कि बोधा कवि की रचना है, उसको भी याद रख लेना। वो इश्क नामा किसकी है? बोधा। बोध नाम बहुत सुने होंगे आपने, बोध कराने को, है ना, व्याकरण के शब्द हैं ये, उसको इश्क नामा बोधा की है। इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोक सार, कृपा कंद, रस केली वल्ली, यमुना यस, ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि काव्य कृतियां हैं, इनको याद रख लेना। आगे विरह लीला के बारे में दे रखा है, ये ब्रज भाषा में है किंतु फारसी के छंद में लिखी हुई है। जो विरह लीला है वो ब्रज भाषा में लिखी है लेकिन फारसी के छंद में है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि रीति काल की बौद्धिक विरह अनुभूति, निष्प्रांता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। ये घनानंद के लिए किसने कहा है ये सब? तो रामधारी सिंह दिनकर का नाम याद जरूर रख लेना, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ऐसा बोला है कि ये सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। घनानंद आप जानते ही हैं, उसकी कहानी कभी आपने सुनी होगी अगर पढ़ा होगा तो। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के घने जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है सतपुड़ा के घने जंगल, तो इसमें किस
जनजाति का उल्लेख है, गोंड, कोल, भील या फिर मुंडा जनजाति। तो ये गोंड जनजाति है इसमें, ठीक है, गोंड जनजाति का इसमें उल्लेख है, इसको जरूर याद रख लेना। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा ही। इसको इनको सहजता का कवि कहा जाता है, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। जो कहानीकार उदय प्रकाश हैं उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। देखो किसने दिया ये जो मतलब क्या है उपाधि है वो किसने दी है, तो ये दी है उदय प्रकाश जी ने, ध्यान रख लेना। लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है, खुद को क्या कहा है, गांधी का बेटा कहा है। किसने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। कविता का गांधी कहा है उदय प्रकाश मिश्र ने, और गांधी का बेटा खुद भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने आप को बताया है। और सहजता का कवि की संज्ञा इनको दी जाती है, ठीक है। मैं संज्ञा शब्द याद कर रही थी अभी, जो मुझे याद नहीं आया। सतपुड़ा के क्या है, जंगल कविता गीत फरोश 1953 ईस्वी कहानी संग्रह में, ये क्या है, काव्य संग्रह में संकलित है। जो सतपुड़ा के घने जंगल है, ये कविता किसमें संकलित है, तो गीत फरोश आप जानते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, इसमें संकलित है, जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको भी याद रख लेना, इनका समय आपको जरूर याद रखना है। इनके अन्य काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, कमल के फूल, अशोक के फूल एक रचना है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। यहाँ पर आया है कमल के फूल, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। जब पेपर में आते हैं ना तो अब हमें समझ में नहीं आता कि किसकी सही है, मतलब कौन सा सही है। सतपुड़ा के घने जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख और गीत फरोश, ये सारे किसके हैं, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह, इनको जरूर याद रख लेना। अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ था। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक कौन थे। अंजो दीदी जो नाटक है उपेंद्र नाथ अस्क जी का ये नाटक है। तो रंगभूमि के द्वारा इस नाटक का मंचन किया गया था, कहाँ पर, इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को। तो इसके निर्देशक कौन थे, श्री राज जोशी, सत्येंद्र शरत, सतीश चंद्र श्रीवास्तव या फिर कमलेश्वर। तो इनके जो निर्देशक थे ये थे श्री राज जोशी। कौन थे, श्री राज जोशी थे, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख नाटक कौन से हैं, तो ये है लक्ष्मी का स्वागत, 1935 ईस्वी में आया था। लक्ष्मी कब आई थी उपेंद्र नाथ अस्क के घर, तो 1935 में। स्वर्ग की झलक इन्होंने देखी 1940 में। अपना छठा बेटा देख करके क्या करने लगे, अस्क बांधने लगे 1940 में। जय पराजय तो होती रहती है, हमें कभी भी अस्क नहीं बांधने चाहिए, 1937 में। देवताओं की छाया 1940 में इन्होंने लिखा था। देखो स्वर्ग की झलक, अगर स्वर्ग की झलक देखने जाएंगे, स्वर्ग की झलक देखेंगे तो देवताओं की छाया तो वहां पे पड़ती है ही। तो दोनों के दोनों 1940 में लिखे थे। अंजो दीदी 1955 में, है ना, अंजो दीदी 1955 में। और लौटता हुआ दिन 1972 में क्या लिखा था, लौटता हुआ दिन, एक मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर की रचना है, वो भी 1972 में आई थी। देखो मुझे जिस टाइम पर जो याद आ जाता है ना, मैं तुरंत की तुरंत आपको बता देती हूँ, है ना, मन में रखना अच्छी बात नहीं है, आपको याद हो जाएगा। तो कैद और उड़ान, ये सारी की सारी जो नाटक हैं वो किसके हैं, तो उपेंद्र नाथ अस्क के हैं, इनको याद रख लेना। ऐसे ट्रिक लगा करके आप याद करिए, अपनी ट्रिक आप बना सकते हो, है ना, इतने सब समझदार हैं, क्योंकि ट्रिक से बहुत जल्दी याद होता है और काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। पेपरों में जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो ट्रिक हमारा बिल्कुल एकदम दिमाग फ्रेश भी कर देती है और हमें याद भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में, ये पाश्चात्य जो हमारा यूनिट है, पाश्चात्य वाली, है ना, काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, वहां से इसको लिया गया है। तो ये क्या कह रहा है, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स, अरस्तु का ग्रंथ है पोएटिक्स, इसको याद रख लेना, में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। मिथक का प्रयोग किसके लिए किया है, कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। किसने, अरस्तु ने। तो ये क्या कह रहा है, ये बात सही है या गलत है, तो बिल्कुल ये बात हमारी क्या है, सही है ना, अरस्तु ने प्रयोग किया है इसके लिए। और अगर हम बात करें सेकंड की, तो नगेंद्र लिखते हैं
काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। ये क्या कह रहा है, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट कथन दे रखा है, प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है। ये गलत है। ठीक है, प्रतीक स्वतः संभव होता है, ये गलत है। प्रतीक प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। जो प्रतीक होता है, प्रतीक का मतलब होता है कोई चिन्ह। ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से, जैसे दीपक को प्रतीक बना करके प्रस्तुत कर दिया, किसी को ऐसे करते हैं ना। प्रतीक को सबसे ज्यादा महादेवी वर्मा जी ने बहुत प्रस्तुत किया है, तो उसके बारे में कह रहा है, प्रतीक प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है, कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा, ये जो ई है वो भी गलत है, ए बी डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ए बी और डी हमारे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ए बी और डी। ठीक है, इनको याद रख लेना। अब एक बार इनको आप दोबारा से चाहे पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई। अमृतसर आ गया जो कहानी है, देखो कहानियां ये सारी मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इनकी थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। आप 1-2 दिन में सारी कहानियां, सारी क्लासेस देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी और उसके बाद PYQ करेंगे तो और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई। अमृतसर, वजीराबाद या फिर जेहलम या हरबंसपुरा। तो देखो अमृतसर और वजीराबाद, तो ये वजीराबाद आने के बाद में, ठीक है, वजीराबाद की बात हो रही है। वजीराबाद जब स्टेशन आया था तो हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी हो गई। और आगे ये क्या कह रहा है कि अमृतसर आ गया भीष्म सानी द्वारा लिखित कहानी है, ये कहानी भारत के विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई है। पाली, भटकती राख, खून का रिश्ता, चीप की दावत, सिरका सदका पहला पार्ट, इनकी अन्य कहानियां हैं, ये भी ध्यान रख लेना। अमृतसर आ गया, ये किसमें, पाली, भटकती राख, खून का रिश्ता, चीप की दावत। देखो आप ना इनको जो रचनाएं है ना, बच्चे बोलते हैं याद नहीं होते, याद पहले तो किसी को भी नहीं होते, शुरू में तो हमें भी नहीं होते थे, लेकिन अब सारी रचनाएं ना अपने आप जुबान पे चढ़ जाती। क्यों, क्योंकि हमने बहुत बार रिवीजन किया है, पता नहीं है कौन सी किताब कितनी बार पढ़ी है। एक एक किताब को, रामचंद्र शुक्ल जी की किताब है, मतलब याद ही नहीं है, 5-6 बार 7-8 बार कितनी बार पढ़ लिया है, जब मन करता है जब भी पढ़ लेते हैं। तो ये होता है कि हमें जो रचनाएं और जो चीज़ें हैं ना वो खुद ब खुद हमारी आंखों के सामने घूमने लगती हैं, तो आपको भी याद हो जाएंगी। आप भी बार बार रिवीजन कीजिए। यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, तब तक आपको रुकना है। आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश का नाटक है, यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। श्री ओम शिवपुरी की यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, प्लस श्री ओम शिवपुरी को लगता है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मन स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती। देख लेते हैं हमारे कौन कौन से इसमें सही हैं। तो देखो ये जो नाटक है, सबसे पहले इसमें दे रखा है आधे अधूरे जो नाटक है मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें जो बताया गया है वो क्या कह रहा है, श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मन स्थितियां यथार्थ पदक तथा विश्वसनीय नहीं लगती, ये गलत है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। मूर्त का मतलब होता है जो चीज हमें सामने दिखाई देती है, ठीक है। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये गलत है। तो ए, बी और डी, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत हैं। किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली,
अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? बहुत कम लोग ये समझते हैं, जानते हैं कि हमारे जो सफलता है या हम जो आज जिस रास्ते पर हैं, हमें सही गलत का रास्ता किसने दिखाया है, मतलब सारी चीज़ें हैं, हम अपने कर्तव्य की ओर जो बढ़ रही हैं तो हमें प्रेरणा किसने दी है, बहुत कम लोग ये जानते हैं, नहीं समझते हैं। सिपाही, दुर्जन, कर्मवीर या युवक, जो बकरी नाटक है ये मतलब इसकी किसने, ये जो पंक्तियां हैं वो किसने कही हैं? तो ये जो पात्र है वो किसने कहा है? दुर्जन ने कहा है। दुर्जन है ना, दुर्जन, नाम दुर्जन है लेकिन बात अच्छी की है उसने। दुर्जन का मतलब आप समझते होंगे, बेकार, बुरा। इस नाटक के प्रमुख पात्र नट, नटी, भिस्ती, करम सिंह और युवक सत्यवीर, सिपाही, विप्ती, कहा गया विप्ती आदि हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या है, ये बकरी नाटक है। इनके द्वारा ये जो नाटक लिखा गया था बकरी 1974 ईस्वी में। नाटक की पहली प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 ईस्वी को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में हुआ था। बकरी नाटक का जो बकरी नाटक की जो पहली प्रस्तुति हुई थी तो वो जन नाट्य मंच के द्वारा 13 जुलाई 1974 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ पर? त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली, ठीक है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। इनके जो नाटक हैं वो लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। इनके 3 नाटक हैं, बकरी 1974 ईस्वी, लड़ाई 1979 ईस्वी, ठीक है, ये लड़ाई है, लड़ाई। और एक है अब गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ, तो इनके 3 नाटक हैं जो कि याद रख लेना। आगे चलते हैं। ईदगाह कहानी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं? ईदगाह जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की है। हामिद को अपने अब्बाजान एवं अम्मी जान के ना होने का बहुत दुख है। बल्कि हामिद, देखो हामिद जो है वो एक 5-6 साल का बच्चा है और उसके जो माँ बाप हैं, अम्मी जान और अब्बा जान, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बचपन में ही गुजर जाते हैं, दोनों बीमारी के कारण, हैजा से उसकी मम्मी और ऐसे ही प्लेग वगैरह से। लेकिन उसे, उस बच्चे को तो पता ही नहीं है, उसकी जो दादी है वो उसको पाल रही है। उसकी दादी ने उसको उसको पालती है उसकी दादी। और जब ईद का दिन आता है तब की ये सारी कहानी है। ईदगाह इसीलिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। दुख तो उसे तब होगा जब उसे पता होगा, उसको पता ही नहीं है कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। उसकी दादी हमेशा उसको ऐसे ही बोलती रहती हैं कि तुम्हारे मतलब मम्मी पापा आने वाले हैं, वहां से आएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट हो ही नहीं सकती है ना, उसको पता ही नहीं है। महमूद ने सिपाही खरीदा है। महमूद ने क्या खरीदा है? सिपाही खरीदा है। मतलब जो हामिद है उसके 4-5 दोस्त हैं उसके बराबर की उम्र के, और उसके पास पैसे नहीं है, सिर्फ 3 पैसे होते हैं। और जो उसके मतलब दोस्त हैं उनके पास, किसी के पास 10 पैसे हैं, किसी के पास 15 पैसे हैं, किसी के पास 7 पैसे हैं, मतलब ज़्यादा पैसे हैं, उससे ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, क्योंकि उनके सबके पेरेंट्स थे, है ना। और तो महमूद क्या खरीदता है? उस मेले में से, जब ईद का दिन होता है, ईदगाह शहर में वो मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर अजान अजान को मतलब नमाज वगैरह करते हैं, जो करते हैं, है ना। और उसके बाद वहाँ जो मेला लगा होता है, मेले में से वो सारे बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हैं। तो जिसके पास जैसी चीज़ पैसा था उसने वैसी चीज़ें खरीदी थी वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा पैसे वाली चीज़ें खरीदी, उन्होंने खाया पिया था, झूला झूले थे, सारे काम किए थे जैसे बच्चे करते हैं। लेकिन जो बच्चा था हामिद, तो उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे थे, वो बेचारा कुछ भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं करता है। बाद में वो एक चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए। तो ये कहानी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़े लेना, मैंने पूरी कहानी उस पर डाली हुई है, अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है कहानी के नाम से, ठीक है। महमूद ने सिपाही खरीदा है, बिल्कुल सही बात है, महमूद ने सिपाही खरीदा है। सिपाही का मतलब ये है वैसा सिपाही नहीं, है ना, वो सिपाही मिट्टी के खिलौने जो आते हैं वो सिपाही खरीदा है। नूरे को भिस्ती पसंद आया है। नूरे को क्या पसंद आया है? भिस्ती पसंद आया है। नूरे ने क्या खरीदा है? तो नूरे ने भिस्ती नहीं खरीदा है ना, नूरे ने भिस्ती नहीं खरीदा है। नूरे को तो वकील पसंद आया था। नूरे क्या खरीदता है? वकील खरीदता है। सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहती है। जो सम्मी है, सम्मी एक लड़की है, वो खंजरी खरीद लेती है वहां से, लेकिन बाद में हामिद के चिमटे से बदलना चाहती है। इसमें पूरा नहीं लिखा है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है ना। तो बी डी और ई, बी डी और ई, इसमें सी ऑप्शन सही है। अब आगे हम देख लेते हैं किन्होंने क्या खरीदा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।
महमूद ने सिपाही खरीदा है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। महमूद ने सिपाही खरीदा है। सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहती है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। मतलब एक बच्चा है लेकिन उसकी दादी के पास, वो इतने गरीब हैं, उसकी दादी के पास कुछ नहीं है, वो हाथों से रोटियां बनाती है चूल्हे पे, मतलब चिमटा नहीं है उसके पास जो कि होना चाहिए, है ना। तो बच्चा क्या करता है, एक इतना मेच्योर हो गया है ना, उन पैसों से कुछ खाता है ना पीता है मेले में, और अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद के लाता है लोहे का, ठीक है। तो इसलिए उसको बूढ़े हामिद का पाठ उसने खेला था। ईदगाह 1933 ईस्वी में मान सरोवर के प्रथम अंक में प्रकाशित कहानी है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया था। भिस्ती किसने खरीदा था? मोहसिन ने खरीदा था। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे ने क्या खरीदा था? वकील खरीदा था। सम्मी ने धोबी खरीदी थी। सम्मी ने क्या खरीदा था? धोबिन खरीदा था। धोबिन, धोबी खरीदा था। एक मिनट, हाँ मतलब उसने धोबी और खंजरी ना दोनों चीजें खरीद ली थी। हामिद ने बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदा था, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियों की अगर बात करें तो ये है संसार का अनमोल रतन, सोजे वतन, दो बैलों की कथा, अलगोजा, नरक का मार्ग, नैरा से पूस की रात, कफन, सवा शेर गेहूं और नमक का दरोगा, दूध का दाम। ये इनकी हैं, इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित जो लिपि सुधार समिति है इसके संयोजक कौन थे? काका कालेलकर, महादेव गोविंद रानाडे, श्याम सुंदर दास या बाबूराम सक्सेना। तो ये कौन थे? काका कालेलकर थे, ठीक है। कौन थे? काका कालेलकर थे। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो गठित हुई थी लिपि सुधार समिति, लिपि यानी कि देवनागरी लिपि के सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। इसको काका कालेलकर समिति के नाम से भी जानते हैं। इसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। इस सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। नागरी प्रचारिणी सभा ने सन 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया था, नागरी प्रचारिणी सभा ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना, और जो भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने पूरी क्लास देखी है मेरे साथ, प्लीज वो एक कमेंट करके जरूर मुझे बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है और व्याख्या मैंने जो रखी है वो आपको कैसी लगी है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर सपोर्ट जरूर करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।